बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कुछ चीज़ें हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उनको ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था असल में स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन को। तो स्ट्रेचिंग मैंने बताई थी दो तरह से हो सकती है, या तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या अलॉन्ग द वाई एक्सिस, या दोनों तरफ हो सकती है। तो स्ट्रेचिंग इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड बाय वन फैक्टर टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अदर फैक्टर पैरेलल टू वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कौन सा बनता है कि इसका जो सेकेंडरी डायगोनल होता है वहाँ पे नल एलिमेंट्स होते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल पे यहाँ पर जो एलिमेंट होता है ये शो कर रहा है कि हमने पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना स्ट्रेच किया है, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है फैक्टर ये बता रहा होता है कि हमने इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस कितना स्ट्रेच करके लेके गए हैं हम इसको। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेचिंग मैट्रिक्स इन विच स्ट्रेचिंग इज परफॉर्म ओनली अलोंग एक्स एक्सिस बाय फैक्टर ए इज गिवन बाय। अब उसमें बताया था कि ये नहीं कि जिस एक्सिस के अलोंग हम स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे वो फैक्टर 0 हो जाएगा, वहाँ पर 1 आएगा। ठीक है। तो ये बता रहा होता है कि वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अनचेंज्ड रहेगा, और अलोंग द एक्स एक्सिस हम कितना फैक्टर स्ट्रेचिंग करके लेके जाएंगे, फैक्टर ए करके लेके जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली स्ट्रेचिंग ओनली अलोंग द वाई एक्सिस बाय फैक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स। इसमें हम अलोंग द वाई एक्सिस कितनी स्ट्रेचिंग करके लेके गए हैं, फैक्टर बी स्ट्रेचिंग करके लेके गए हैं इसकी। ठीक है। तो स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में 3-4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। अच्छा, ये एग्जांपल है जी हमारे पास। अब ज़रा इसे ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा, इसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं। इसका पहला वर्टेक्स है 1 0, ये 1 0 बन गया हमारा पॉइंट। इसका दूसरा वर्टेक्स कौन सा 4 0, ये मेरे पास ये 4 0 पॉइंट आ गया। ठीक है। तीसरा वर्टेक्स कौन सा है 4 3, तो ये मेरे पास 4 3 वर्टेक्स आ गया। एंड वी अप्लाई स्ट्रेचिंग, हमने ये स्ट्रेचिंग अप्लाई की है। हम इसको देख के कह सकते हैं कि जिसका सेकेंडरी डायगोनल नल एलिमेंट्स हैं ये स्ट्रेचिंग है मेरे पास है। अब ये 1 इसका मतलब है इस ट्राई एंगल की स्ट्रेचिंग अलोंग द वाई एक्सिस नहीं करनी है हमने। इसकी जितनी भी स्ट्रेचिंग होनी है सारी किधर होनी है, अलोंग द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस हमने कितनी करनी है, हर पॉइंट को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। बोला था बात आगे हम स्ट्रेचिंग पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो बाकायदा तौर पे हम स्ट्रेचिंग अप्लाई करने का तरीका ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच नहीं होना, इसमें मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी डायमेंशन चेंज नहीं होंगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी डायमेंशन चेंज होंगी, और एक्स एक्सिस का हर कोऑर्डिनेट किस पॉइंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें अब ये जिसके नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, अब ये पहला पॉइंट था 1 0, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट को मैं स्ट्रेच कर दूंगा कितने फैक्टर से, 2 से। तो 1 × 2 कितना बन जाएगा 2, तो ये मेरे पास पॉइंट चला जाएगा 2 0 पे। देखिए वाई में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी हमने, वाई अनचेंज रहेगा। अब ये तो पॉइंट्स की फॉर्म में लगाना बता रहा हूँ ना आपको, ये आगे हम क्वेश्चन करेंगे, अभी उसमें बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब 4 0, तो मैंने जो स्ट्रेचिंग करनी है सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस करनी है, कितने फैक्टर से, 2 से। तो y तो अनचेंज रहेगा, तो 4 कितनी स्ट्रेचिंग करनी है, 2 टाइम्स करनी है, तो 4 × 2 कितना बन जाएगा 8। तो ये बन गया मेरा पॉइंट 8 0। और ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है 4 3, तो y कोऑर्डिनेट तो अनचेंज रहना है, तो इसकी स्ट्रेचिंग कैसे करूँगा, 4 × 2 कितना बन जाएगा 8 3। तो ये मेरा पॉइंट बन गया 8 3। अब अगर मैंने पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूँ ना, तो ये मेरी नई ट्राइंगल बन की है। तो आप बड़े गौर से देख सकते हैं कि पुरानी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें और इस नए ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें। तो आपने क्या काम किया, बेसिकली इस ट्राइंगल को स्ट्रेच किया है किस एक्सिस के अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग तो स्ट्रेच नहीं किया ना आपने इसको, इसकी हाइट उतनी है अभी। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हम जब भी ये तो मैंने पॉइंट से मल्टीप्लाई किया ना, तो स्ट्रेचिंग के ये एग्जाम्पल दिए मैंने सिर्फ आपको कि आप किसी एक्सिस के अलोंग अगर स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं ना, तो इस मैट्रिक्स के थ्रू आप स्ट्रेचिंग करते हैं। ये हमारा कहलाता है मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेचिंग। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है जी फाइंड इक्वेशन ऑफ फिगर, कह रहा है फिगर की इक्वेशन फाइंड करें ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रेचिंग, जिसको हमने क्या किया हुआ स्ट्रेच किया है द सर्कल। कह रहा है उस फिगर की इक्वेशन फाइंड करें जो किस से फाइंड की गई है, स्ट्रेचिंग द सर्कल, जिसमें सर्कल को क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया। और सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² = 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने ये यूनिट सर्कल है, आपने इस सर्कल को क्या करना है, स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करना है, आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाय फैक्टर 2। आपके पास सर्कल है ना इस तरह, तो आपने इधर स्ट्रेच करके लेके जाना है बाय फैक्टर 2,
और आपने उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग भी स्ट्रेच करना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी स्ट्रेच करना है। तो आप बड़ा इजीली इसको ऑब्जर्व कर, मतलब इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक सर्कल हो अगर, तो आप उसको इस तरह भी खींच रहे हैं और साथ इस तरह वर्टिकली भी खींच रहे हैं, ठीक है। ये जो रबर बैंड होता है हमारे घर में, इसमें बड़ी इसकी एग्जांपल बन सकती है कि आप उसको इस तरह स्ट्रेच करें और साथ वाई एक्सिस के लॉन्ग भी स्ट्रेच करें उसको। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितने फैक्टर से स्ट्रेच करना है, 2 से, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितने फैक्टर से स्ट्रेच करना है, फैक्टर 3 से। अच्छा जी, अब इस स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा। दिस स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय द मैट्रिक्स, ये ज़रा गौर से देखें क्या किया मैंने, सेकेंडरी डायगोनल इसका नल है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 2 है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी फैक्टर स्ट्रेचिंग जो है कितनी है, बाय फैक्टर 3 है हमारे पास। अब मैंने जो आपको शुरू से एक रूल हम पढ़ते आ रहे हैं, वो रूल कौन सा है कि अगर हमने किसी डायग्राम को, ये तो मैंने बताया, ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल दी थी कि स्ट्रेचिंग की कैसे एग्जांपल बनाई जाती है। इन जनरल हमारे पास रूल किया है कि अगर किसी फिगर को हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो हम उसका क्या लेंगे, एक पॉइंट, और डोमेन के एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम रेंज का भी एक पॉइंट क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब इस तरह मैंने क्या किया है, लेट एक्स वाई बी एन आर्बिटरी पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैंने क्या किया, डोमेन की फिगर के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया। डोमेन की फिगर क्या है, यूनिट सर्कल है हमारा। लेट एक्स वाई बी पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स डैश वाई डैश। ये एक्स डैश वाई डैश हम कैसे पॉइंट लेते होते हैं, जब डोमेन के पॉइंट पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाए तो हम उस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, एक्स डैश वाई डैश का नाम दे देते हैं। एक्स डैश वाई डैश भी इमेज ऑफ एक्स वाई आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो हम एक क्या करते होते हैं, डोमेन के अंदर पॉइंट लेते हैं, उस पर क्या अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हम उसको क्या नाम दे देते हैं, एक्स डैश और वाई डैश का। तो मैंने वही कहा है कि एक्स डैश वाई डैश क्या है, इमेज ऑफ एक्स वाई है आफ्टर स्ट्रेचिंग, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद। तो हमने पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है हमारे पास, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स, ठीक है। स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का मेथड क्या होगा कि एक्स पे डोमेन के पॉइंट पे हम क्या अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें हमारे पास क्या होता है, एक मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पीछे जो हमने देखा है कि स्ट्रेचिंग का मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम बनाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है, एक्स डैश वाई डैश, इसका क्या मतलब है कि एक्स पॉइंट पे टी अप्लाई हो चुका है, एक्स वाई पॉइंट पे टी अप्लाई हो जाए तो क्या बन जाता है, एक्स डैश वाई डैश। दिस इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने देखा स्ट्रेचिंग मेरी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस 2 फैक्टर से होगी और अलॉन्ग द एक्स एक्सिस 3 फैक्टर से होगी, और साथ मेरा क्या है, ये डोमेन का पॉइंट है। तो जब मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई 2x बन जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, ये 3y बन जाएगा। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स डैश इज इक्वल टू 2x, वाई डैश इज इक्वल टू 3y मेरे पास आ जाएगा। एक्स डैश इज इक्वल टू 2x, वाई डैश इज इक्वल टू 3y। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डैश बाई 2 बन जाएगा। अगर मैं जैसे y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा वाई डैश बाई 3। तो ये मैंने क्या काम किया है, डोमेन के पॉइंट पे स्ट्रेचिंग अप्लाई करने के बाद मैंने उसकी इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको पुट करने लगा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने क्या काम किया है, डोमेन के नंबरों का रिलेशन क्या फाइंड कर लिया है, इन टर्म्स ऑफ रेंज के नंबरों की फॉर्म में फाइंड कर लिया है। इसका मतलब है ये डोमेन की इक्वेशन है। अगर मैं इस डोमेन की इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पे एक्स डैश और वाई डैश पुट कर दूं तो मेरे पास डोमेन की डायग्राम से या डोमेन की जो फिगर है उससे किसकी फिगर आ जाएगी, रेंज की फिगर आ जाएगी। तो मैं देख लूँगा कि अगर मेरे डोमेन में सर्कल है तो रेंज में किस चीज़ की इक्वेशन बन रही है हो जाके। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स की जगह पे एक्स डैश बाई 2 आ गया, वाई की जगह पे वाई डैश बाई 3 आ गया। तो ये बन जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमें पता है कि ये जो इक्वेशन होती है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर ए और बी इक्वल ना हो तो हमें पता होता है कि ये किसकी इक्वेशन बन गई है, एलिप्स की बन गई इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास फिगर थी डोमेन के अंदर क्या थी, सर्कल थी। तो जब मैं इसको इस फैक्टर के साथ स्ट्रेच करके ले गया हूँ तो ये रेंज के अंदर जाके असल में क्या बन गई है, एक एलिप्स बन गई। और मैंने इसको इस डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है इसमें कि ये हमारे पास असल में यूनिट सर्कल था किसके अंदर, डोमेन के अंदर, जिसका आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने क्या लिया हुआ था, एक्स वाई।
अब जब उस पर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, कि उसको अलॉन्ग द एक्स एक्सिस भी स्ट्रेच किया और अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी, वो यहाँ पे डायग्राम ये प्रॉपर नहीं बनी। वैसे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, बिकॉज इसका फैक्टर चेक करें ना, इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग फैक्टर ज़्यादा है, यहाँ मैंने इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादा बना दिए। तो डायग्राम असल में इस तरह, ये इन्वर्टी इस तरह डायग्राम होगी, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी स्ट्रेच होगा और साथ वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सर्कल क्या करेंगे, हम स्ट्रेच करेंगे। तो ये प्रॉपर वे है स्ट्रेचिंग की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का, जिसमें देखें इस बात को समझें। अब पिछले क्वेश्चन मैंने क्या किया था, मैंने इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की थी, वहाँ पे मैंने पॉइंट को पॉइंट पे मैप किया था, ठीक है ना। तो ये जब आपने एक पूरी डायग्राम को पूरी डायग्राम पे जाके मैप करना हो ना, तो आप उसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनाते हैं और उन इक्वेशन को यूज़ करके एक नई इक्वेशन बनाते हैं आप, ठीक है। ये मैंने एक नई इक्वेशन बनाई है, ये नई इक्वेशन पूरी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी डायग्राम को। और जो मैंने पीछे बताया था कि ए को 1 2 से मैं मतलब 1 0 से 2 0 पे ले गया था, वो मैंने पूरी डायग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, मैं असल में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था कि पॉइंट्स किस तरह मूव करके हमारे आगे गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर सर्कल को बाय फैक्टर 2 अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, बाय फैक्टर 3 अलॉन्ग द वाई एक्सिस टच करें, तो बताएं कि वो डायग्राम क्या बनेगी या वो क्या इक्वेशन बनेगी। तो हमने देखा सर्कल को जब स्ट्रेच किया जाए तो वो असल में क्या बन जाती है, एलिप्स बन जाती है हमारे पास। अच्छा, ये स्ट्रेचिंग से अगली जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं कि हमारी स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अभी मैंने आपको पिछली ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बताया था कि हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं या अलॉन्ग द वाई एक्सिस किसी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेच कर रहे होते हैं। अब अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग सेम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कि जितना बॉडी को मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेच कर रहा हूँ उतना ही अलॉन्ग द वाई एक्सिस स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो ये एक नई ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है जिसका नाम एनलार्जमेंट भी होता है, और या इसको हम क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स याद रखना है। देखिए हमें ये जिसने पहले रिफ्लेक्शन और रोटेशन पढ़ी थी ना हमने, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता था। इसी तरह जब हमने ट्रांसलेशन देखी थी ना, तो उसमें तो मल्टीप्लाई तो नहीं होता, उसमें तो मैट्रिक्स क्या हो रहा होता है, साथ एक ऐड हो रहा होता है। रिफ्लेक्शन का और रोटेशन का जो होता है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह स्केलिंग का और ये जो हमारी स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, इनके मैट्रिक्स याद रखने हैं कि डोमेन के पॉइंट के साथ क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेचिंग एंड स्केलिंग? कि स्ट्रेचिंग में आपका मे भी एक फैक्टर के अलावा एक आप एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेचिंग करें, दूसरी एक्सिस के लॉन्ग करें ही ना, या आप एक एक्सिस के लॉन्ग करें दूसरी एक्सिस के लॉन्ग भी स्ट्रेचिंग करें, लेकिन वो दोनों सेम ना हो। लेकिन एनलार्जमेंट में या स्केलिंग में क्या काम होता है कि दोनों एक्सिस के लॉन्ग आपकी स्ट्रेचिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्केलिंग वाली ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हो गई। अब नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसमें जो पहले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, वो है हमारी शीयर वाली ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को ज़रा ध्यान से समझना पड़ता है। अब इसको समझने के लिए अगर आप एग्जांपल लें कि मैंने अगर आप स्ट्रेचिंग को माइंड में रखें, स्ट्रेचिंग में क्या काम करता हूँ कि मैं एक बॉडी को लॉन्ग द एक्स एक्सिस स्ट्रेच कर रहा होता हूँ, ठीक है, या उसको लॉन्ग द वाई एक्सिस स्ट्रेच कर रहा होता हूँ। अब शेयर की पहले जरा मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता दूं। शेयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसलेट, पहली बात है इसके अंदर बॉडी ट्रांसलेट करेगी, ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ये याद रखना, रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, ना ही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ट्रांसलेट करेगा पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन कॉल्ड लाइन ऑफ शेयर, कॉल्ड लाइन ऑफ शेयर। इस बात को ज़रा बहुत ध्यान से समझना है। इसमें सपोज करें मेरे पास ये एक बॉडी है, मेरे पास ये बॉडी है मेरे पास। अब इसमें सबसे पहले तो आप एक लाइन फिक्स करेंगे। सपोज करें मैंने इसके ये जो बॉटम है ना इसका पेपर का, इसको मैं कह दूँ कि ये मैंने एक लाइन बना दी है, ये लाइन मैंने फिक्स कर दी और इसका लाइन मैंने नाम रख दिया है कि ये लाइन ऑफ शेयर है मेरी, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है कि इस लाइन को फिक्स करना है, इस लाइन में मूव नहीं करना। अब आपके पास ये जो सारी बॉडी है इसके ऑब्जेक्ट्स को आपने मूव कराना है इधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस लाइन के पैरेलल। अब आपकी मर्जी है, बेशक आप इधर मूव कराएं सारों को, सबको, या इधर मूव कराएं, मतलब सारी बॉडी इधर मूव कराएंगे। ये देखिए अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश करूंगा ना यहाँ पर, ये तो आपको ये नीचे वाली लाइन थोड़ी सी रोटेट होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये लाइन हमने फिक्स रखनी है,
किसी बॉडी में एक लाइन को फिक्स करके बाकी ऑब्जेक्ट्स को उस लाइन के पैरेलल मूव किया जाता है, क्योंकि ये हार्ड ऑब्जेक्ट है, जो फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो मूव कर जाते हैं। अब इस सारे ऑब्जेक्ट्स को, पॉइंट्स को आपने इस तरफ मूव करना है या आपने इस तरफ मूव करना है। फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट्स में ये बड़ी इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है, या आप इसमें देखिएगा, इसकी डायग्राम्स आपको मिल जाती हैं अगर तो शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसमें ये लाइन यहाँ पर फिक्स रहेगी, इसने मूव नहीं करना। हाँ, आप देखिएगा अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि नीचे वाली लाइन भी मूव कर रही है, ठीक है। रोटेशन में ये नीचे वाली लाइन भी मूव कर रही है, लेकिन शेयरिंग में मैंने इस लाइन को यहाँ पर फिक्स रखना है। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, इससे मैं आपको ज़रा क्लियरली बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो चीज़ें समझने वाली हैं ज़रा वो समझ लें पहले इसमें, कि जिस तरह हमारे पास स्ट्रेचिंग का मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्केलिंग का मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस तरह शेयरिंग का मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है कि ये देखिए इसमें क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं डायमेंशन चेंज नहीं करूँगा एक्स की और वाई की, मतलब बॉडी की डायमेंशन चेंज नहीं होंगी। तो इसमें अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर यहाँ पर 1 1 हो और यहाँ पर हमारे पास कोई फैक्टर हो, तो ये इसका मतलब है किस ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लिखा जाता है। अब मैं जिस एग्जांपल देने लगा, इस एग्जांपल में आपको ये क्लियर होगा कि शेयरिंग कैसे अप्लाई की जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ए बी सी डी, तो ये देख रहे हैं ये पॉइंट्स की फॉर्म में ऑब्जेक्ट दिया गया है। एंड कंसीडर द शेयर ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। पहली बात है कि आपने जो शेयरिंग करनी है वो कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग करनी है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बाय फैक्टर 1/2, और फैक्टर उसका 1/2 है। तो जब आपके पास पता चल गया आपने करना है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस शेयरिंग करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जी नीचे। इस ऑब्जेक्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ए बी सी डी एंड कंसीडर द शेयर ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग द वाई एक्सिस। इसका मतलब है अब मेरी जो स्टार्टिंग जो बॉडी थी ना वो ये वाली है मेरी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी ऑब्जेक्ट है मेरा। अब जब उसने कह दिया कि मैंने शेयरिंग किधर करनी है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, इसका मतलब है इस बॉडी की जो एक्स एक्सिस वाली डायमेंशन है ना, उसको हमने क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। अब ए बी अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, बाकी सारी बॉडी क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल ट्रांसलेट करेगी। सारे पॉइंट्स बॉडी के मूव करेंगे ए बी के पैरेलल। अब पहले तो मुझे पता होना चाहिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने ट्रांसलेशन, अगर मैंने शेयरिंग अप्लाई करनी है तो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास 1 और ये क्या आ गया 1/2। जितने फैक्टर से मैंने क्या किया, इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या किया, शेयरिंग की है। यहाँ पर ये 0 रहेगा, ठीक है, और ये 1 आ गया। अब इसमें अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस शेयरिंग करनी है ना, तो फिर यहाँ पर फैक्टर आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, ये स्ट्रेचिंग अप्लाई करने के बाद जिस तरह मैंने पीछे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई थी ना, ये भी यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं सीधे इसके रिजल्ट सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ए बी सी डी पॉइंट ये कोऑर्डिनेट्स हों, ए 0 0 हो, ये 0 0 है, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो 1 0, सी के कोऑर्डिनेट हो 0 2 और डी के कोऑर्डिनेट हो 1 2। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ना शेयर वाली, तो ए के कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 0, देखें ए वहीं पर रहेगा। आगे हम अभी शेयरिंग अप्लाई करना सीखेंगे अभी इक्वेशंस के थ्रू। तो ए वहीं पर है, ए डैश इसके साथ ही है, ए डैश चेंज नहीं होगा। अब बी डैश भी और से देखें चेंज नहीं हुआ। मैंने बताया था ना कि हमने इस साइड को कारी फिक्स लेना है, ये साइड शेयरिंग के अंदर मूव नहीं करेगी। तो जो ए डैश था वही हमारे पास क्या आ गया, बी डैश। सी डैश पहले इसकी देखें पोजीशन क्या थी 0 2, ये वाई एक्सिस के ऊपर था। सी डैश अब कहाँ पे चला जाएगा 1 2 पे। जरा देखें जो पुरानी डी की पोजीशन थी अब वहाँ पे सी आ जाएगा आपके पास। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन इसमें नहीं की, मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स बता के मैंने कहा अगर ये अप्लाई करेंगे ना तो ये इनके आंसर्स आने हैं हमारे पास। बाकी आप उस तरह अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आगे हम करेंगे भी क्वेश्चन। और नया डी जो पॉइंट बना है वो कहाँ बन गया है, 2 2 बन गया मेरे पास, ये डी डैश है। तो अब हुआ क्या है कि ए बी फिक्स करके ना आप और करें, हर मतलब ये 2 साइड, कितनी साइड बचती थी मेरे पास, 3 साइड बचती थी, ये वाली साइड थी, ये वाली साइड थी और ये वाली साइड थी। आप ज़रा गौर करें कि ये सारी साइड किधर मूव करके चली गई है, पैरेलल टू ए बी, यहाँ से मूव करके आगे चली गई है। अब इस लाइन का हर ऑब्जेक्ट गौर करें किधर मूव करके गया है, इस तरह आगे मूव करके चला गया है, ठीक है। यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, ये सामने वाला इधर चला गया है,
तो सब ने मूवमेंट की है पैरेलल टू दैट पर्टिकुलर लाइन विच इज़ कॉल्ड शीयर लाइन। अब इस साइड को देखें, इसके सारे पॉइंट आगे मूव करके चले गए हैं, सिर्फ इन पॉइंट्स की पूरी फिगर की मूवमेंट चेक करें आप, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, एक साइड फिक्स करके बाकी सारी फिगर को मैंने पैरेलल टू दैट लाइन मूव की है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है ये हमारी क्या कहलाती है, शीयर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। अच्छा जी, अब हम शेयर का क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट्स। अब ज़रा बात ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझो इमेज पूछी है ना, उसने पॉइंट्स दे दिए हैं, वो कह रहा है इन 4 पॉइंट्स की इमेज बताएं क्या बनेगी अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को और से देखें ना, तो इसके ये दोनों 1 है, ये इसका मतलब हमने शेयरिंग करनी है लॉन्ग द एक्स एक्सिस, उसका एक्स एक्सिस वाली जो साइड होगी उसको फिक्स करना है, और आगे उसमें ये y0 में ये बता रहा है कि y के लॉन्ग शेयरिंग नहीं होगी। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इमेज एज वेल, तो उसके ऑब्जेक्ट भी मतलब इमेज उसकी भी ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट 2 2 है, 3 2 है, 3 4 है हमारे पास, और 2 4 है। अच्छा जी, अब सोल्यूशन से कैसे स्टार्ट करूँगा, लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन इमेज। इमेज कौन सा मतलब, ये देखिएगा ये हमारे पास जो उसने बताया हुआ है कि ये इमेज है, किन पॉइंट्स को मिला के बन रहा है, ए बी सी और डी, एंड एक्स डैश वाई डैश बी पॉइंट व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड। पहले पॉइंट एक्स वाई था इमेज के ऊपर, और एक्स डैश वाई डैश पॉइंट कब बना है, जब हमने क्या अप्लाई कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया है। देन बाय गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है कि ये एक्स वाई डोमेन का पॉइंट है, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन ये ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन में दी हुई है कि डोमेन का पॉइंट दें, डोमेन का पॉइंट हमें पता है किस फॉर्म में होता है, एक्स वाई की फॉर्म में, और जब एक्स के ऊपर टी अप्लाई हो जाए तो हमें पता होता है कि ये क्या बन गया, एक्स डैश एंड वाई डैश। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, वाई डैश इज इक्वल टू वाई आ गया। अब बात यहाँ पर ये है कि मैंने इमेज किसकी फाइंड करनी है, पॉइंट्स की फाइंड करनी है, तो मैं उस तरह कोई इक्वेशंस नहीं बनाऊंगा। अब मेरे पास पॉइंट कौन से थे, अब ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने पॉइंट्स को मूव करके पॉइंट्स पे लेके जाना है, ठीक है। पूरी इमेज मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं करनी, मैंने सिर्फ पॉइंट्स की मूवमेंट बतानी है। तो इसमें आप क्या काम करते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप ए लेंगे, ए पॉइंट पहले हमारा कहाँ पर था, 2 2 पर, ए के स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट थे 2 2, तो ये मेरे पास एक्स वाई कह दिए मैंने, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं हुई तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई होंगे। अब ए डैश के मुझे बताएं कोऑर्डिनेट क्या होने थे, ए डैश के कोऑर्डिनेट होने थे एक्स डैश वाई डैश। अब एक्स डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 3y, और वाई डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ठीक है। ए डैश के कोऑर्डिनेट होने थे एक्स डैश वाई डैश, वहाँ पे मैंने एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू पुट कर दी है। अब एक्स प्लस 3y का मतलब है 3 के साथ y को मल्टीप्लाई करें, ए के केस में y की वैल्यू कितनी है 2, 3 इंटू 2 कितना बनेगा 6, प्लस 2 कितना बन जाएगा 8, और y की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले a कहाँ पर था 2 2 पे, और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद a कहाँ पे चला गया है, 8 2 पे चला गया। अब b मेरे पास क्या था 3 2, ये स्टार्ट में बताया होता उसने 3 2, तो ये x है तो ये क्या बन जाएगा y, तो b डैश क्या बनना था x डैश y डैश। देखें ना आपने पिछले क्वेश्चन हमने इक्वेशन बनाई थी, सिंपल हमने डोमेन और रेंज का रिलेशन फाइंड कर लिया। यहाँ उसने कहा हुआ है कि पॉइंट्स के इमेज बताएं क्या बनेंगे, तो पॉइंट्स के इमेज के लिए फिर आपको पहले वो पॉइंट डोमेन में लेना पड़ता है, और रेंज के लिए फिर आपको एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू यहाँ से यूज़ करके पुराने कोऑर्डिनेट्स ये वाले यूज़ करके उनके नए आंसर फाइंड करने होते हैं। ये अगर हमने पॉइंट टू पॉइंट जाना हो तो वो तो पूरी फिगर को उठा के पूरी फिगर पे लेके जा रहे होते हैं। अच्छा, बी डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, उसी तरह वैल्यू पुट करें तो इसका y कितना 2, 3 इंटू 2 कितना बनेगा 6, प्लस x, और x इस केस में कितना है 3, ये 9 बन जाएगा, और y की जगह पे 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह मैंने c को ट्रांसफॉर्म किया, c 3 4 था, c डैश क्या बनेगा x प्लस 3y, y यहाँ पे y की वैल्यू क्या यूज़ करूँगा 3 इंटू 4, सॉरी y की वैल्यू 4 होगी, 3 इंटू 4 प्लस 3 तो कितना बन जाएगा 15, और ये 4 है तो यहाँ पर भी y आना तो यहाँ 4 आएगा। इसी तरह d डैश हमने फाइंड किया तो वो क्या आ गया 14 और 4 आ गया। तो 4 पॉइंट्स पे आपने शेयरिंग अप्लाई की है, और शेयरिंग अप्लाई करने के बाद ये 4 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम कैसे बनी है और शेयरिंग कैसे अप्लाई हुई है हमारे पास। अब सबसे पहला पॉइंट जरा चेक करेंगे कौन सा था, 2 2 था, वो पॉइंट ये वाला बन गया, ये पॉइंट है मेरे पास ए,
उसके बाद कौन सा पॉइंट था 3 2, तो ये 3 आ गया मेरे पास 2 और 4 के दरमियान में, और ये ऊपर 2 आ गया, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा बन गया बी बन गया, ये पॉइंट बी बन गया। अच्छा जी, अब जरा सी पॉइंट चेक करें। सी पॉइंट क्या है 3 4, तो ये 3 है और ये ऊपर 4 है, तो ये पॉइंट कौन सा बन गया सी बन गया। अब आगे डी पॉइंट कौन सा था 2 4, तो ये 2 है और ये ऊपर 4 है, तो ये मेरा पॉइंट डी बन गया। तो अगर मैं इन 4 ऑब्जेक्ट्स को मिला के बनाऊँ ना, तो ये मेरा 4 पॉइंट्स को मिला के एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट मेरा ये वाला है। ये स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट है मेरा। अब इस पे मैंने शीर अप्लाई की थी कौन सी एक्सिस के अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अब ज़रा गौर करें इस बात पे कि मेरे पॉइंट्स कौन से बने हैं। ए डैश इज इक्वल टू A2 हो गया मेरे पास, तो ये कहाँ पे मूव कर गया है, ये मेरे पास A डैश है। देखें इसको ट्रांसलेशन हो सकती है, इस पे जो लाइन फिक्स करते हैं ना आप, उस पर ट्रांसलेशन का इफेक्ट मौजूद हो सकता है, लेकिन वो साइड मतलब रोटेट नहीं करनी चाहिए, कि वो ट्रांसफॉर्मेशन उस पर नहीं अप्लाई होनी चाहिए। अब उसके माइंड में आएगा पिछली एग्जांपल हमने की थी, हमने लाइन को फिक्स रखा हुआ, ये फिक्स ही रखा हुआ है, लेकिन ये उसी तरह ही है कि जिस तरह मैंने ये ऑब्जेक्ट बताया था आपको कि अगर मैं इस पर शेयरिंग अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो सम हाउ ये नीचे वाली लाइन आपकी मूव करेगी। जब आप शेयरिंग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी नीचे वाली लाइन भी साथ आगे क्या करती है, मूव करती है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ है हमारे पास कि ये ए बी, ये बी डैश बन गया। बी डैश के कोऑर्डिनेट्स आप चेक कर लेते हैं कौन कौन से थे। 9 2 था, तो 8 और 10 के दरमियान में ये 9 और ये ऊपर 2 है मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या है जी, सी डैश के कोऑर्डिनेट्स 15 4, ये दरमियान में, और ये देखें ये सी डैश आ गया। और डी डैश चेक कर लें हमारे पास कहाँ पे बनेगा, डी डैश हमारे पास 14 4 पे बना है, ये 14 4 है। तो अब आप क्या माइंड में रखेंगे कि मैंने ये ए बी को फिक्स किया हुआ था, और आप बाकी डायग्राम को देख सकते हैं कि हर पॉइंट जो है वो किधर मूव कर गया है, पैरेलल टू ए बी मूव कर गया है। इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे मूव करके चले गए हैं आगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये पीछे जो ए डी साइड थी, इसके पॉइंट भी सारे पैरेलल टू ए बी मूव करके गए हैं। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेचिंग के बारे में, शेयरिंग के बारे में पढ़ा है। शेयरिंग के बारे में हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म का होता है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग हमने अप्लाई करनी होगी शेयरिंग, उसका नंबर हमें गिवन होगा। ये प्रिंसिपल डायगोनल जो है हमारे पास 1 1 हुआ करेगा। तो ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई की है वो क्या अप्लाई की है, पॉइंट टू पॉइंट अप्लाई की है। 4 पॉइंट्स के इमेजेस फाइंड करने थे बस। ठीक है, अगर वो हमें इसी तरह कोई इक्वेशन डायग्राम की, मतलब इसमें उसने कोई इक्वेशन तो नहीं दी हुई ना हमें। पिछला क्वेश्चन आपको याद है उसने क्या दिया था हमें, x² + y² = 1। तो हमने उसके करस्पॉन्डिंग फिर कोई इक्वेशन फाइंड की थी, x डैश स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि उसने डोमेन के पॉइंट्स दिए हुए हैं तो रेंज भी इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स ही आएगी, और फिर उन पॉइंट्स को मिला के हमने क्या ड्रॉ किया है, एक डायग्राम ड्रॉ की है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले जरा हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी है। इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म क्या होता है हमारे पास है। सपोज करें मेरे पास एक लाइन है जो पॉइंट पी से फाइंड कर रही है, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट किससे फाइंड पास कर रही है, पी से पास कर रही है, और इसके सामने जो है ये कोई एक यूनिट वेक्टर जा रहा है। लाइन है और लाइन के सामने कोई क्या जा रहा है, यूनिट वेक्टर जा रहा है। तो अगर मुझे कहा जाए ना कि एक लाइन पॉइंट पी से पास कर रही है जिसके पैरेलल कोई यूनिट वेक्टर जा रहा है, तो लाइन की जो इक्वेशन है जो वेक्टर फॉर्म में लिखी जाती है, इसका फार्मूला होता है p + लैम्डा टाइम्स a। ठीक है, ये लाइन की, ये ग्रेजुएशन में आपने वेक्टर एनालिसिस में जो मैथ बी के कोर्स में हमारे पास होता है उसमें पढ़ा हुआ है हमने कि वेक्टर फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है l = ये पॉइंट होता है जिस पॉइंट से लाइन क्या कर रही होती है, पास कर रही होती है, और लैम्डा टाइम्स a। ये लैम्डा असल में हमारे पास क्या होता है, स्केलर होता है। लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट है ना हमारे पास है, वो पॉइंट ये हमारे पास है बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। जैसे जैसे हम लैम्डा की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे ना, तो हमें लाइन के ऊपर डिफरेंट क्या मिलते जाएंगे, पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ये पी चेंज करने से इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट पी तो यहाँ पर फिक्स होता है ना, जिसमें लाइन क्या कर रही होती है, पास कर रही होती है। अब लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स अगर हमें चाहिए, मुझे इस लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए, तो इस लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मुझे कैसे मिलेंगे
कि मैंने ये जो लाइन की इक्वेशन लिखी होती है ना, इसके ऊपर अंदर अंदर में अगर लैम्डा की वैल्यूज चेंज करता जाऊँ, तो लैम्डा की वैल्यूज चेंज करने से जैसे जैसे वैल्यूज चेंज करता जाऊँगा मुझे लाइन के ऊपर डिफरेंट क्या मिलते जाएंगे, पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक से पहले ये इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर के फॉर्म में दो बातें हैं, ये वाली पॉइंट पी से पास कर रही हो और यूनिट वेक्टर ए के पैरेलल हो। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस। आपको याद होगा हमने यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन के केस में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एंगल्स को प्रिजर्व रखता है, एंगल्स को चेंज नहीं होने देता। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हमारी यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो प्रिजर्व्स द कोलिनियरिटी। अगर हमारे पास पहले 3 पॉइंट अगर हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर हैं तो रेंज में भी जाके वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर रहेंगे। तो यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमारे पास कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी है। कोलिनियरिटी का अब ज़रा मतलब क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स डोमेन के अंदर एक लाइन के ऊपर हैं पी क्यू आर, तो मैं क्या प्रूव करता था वहाँ पर कि पी डैश जो इसका इमेज होगा क्यू का इमेज क्यू डैश होगा और आर का इमेज आर डैश होगा। ये तीनों इमेजेस भी क्या होंगे, एक लाइन के ऊपर होंगे। अच्छा, यहाँ पर ज़रा इसको हम डिफरेंट अप्रोच से लेके चलेंगे। डिफरेंट अप्रोच से कैसे लेके चलेंगे, मुझे बताएं कि ये अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि डोमेन के अंदर जो डायग्राम है वो एक लाइन है, ठीक है, और रेंज के अंदर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने की निशानी क्या है कि ये डायग्राम उधर भी जाके क्या रहेगी, लाइन ही रहेगी। बात को समझे ना कि अगर मेरे पास लाइन है और मैं कहूँ जी उधर जाके ये क्या बन गया है, सर्कल। तो अब सपोज करें ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट आर है, तो ये 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर तो नहीं है ना। तो मैंने अगर ये शो करना हो कि 3 पॉइंट डोमेन में भी लाइन में है, एक ही लाइन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और रेंज में भी वो पॉइंट्स जाके क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो मैं सिंपल इतना प्रूव कर दूंगा कि अगर मैं डोमेन के अंदर एक इमेज लाइन लूँगा तो रेंज के अंदर भी जाके वो जो इमेज होगी उसकी क्या बनेगी, लाइन ही बनेगी। तो जितने पॉइंट्स इधर एक लाइन के ऊपर थे उधर भी चूँकि जाके लाइन ही बन रही है, तो इन सब के इमेजेस भी क्या होंगे, सारे एक ही लाइन के ऊपर होंगे। तो कोलिनियरिटी को अफाइन के अंदर हम प्रूव करने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच लेंगे, और वो अप्रोच क्या होगी, मैं डोमेन के अंदर भी इमेज लाइन लूँगा और रेंज के अंदर भी प्रूव करूँगा कि लाइन के ऊपर अगर मैं टी अप्लाई करूँ ना तो उधर भी जाकर क्या बनती है, एक लाइन ही बनती है। तो जब ये लाइन थी तो टी अप्लाई होने के बाद भी लाइन है, तो लाइन के ऊपर तो लाजमी बात है सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर ही होते हैं, वो जो एक जिन पॉइंट से एक लाइन पास हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्रोच ज़रा याद रखिएगा कि हम डोमेन में भी एक लाइन लेंगे और रेंज में भी लाइन प्रूव करेंगे। नो कंसिडर स्ट्रेट लाइन इन आर स्क्वायर। वहाँ पर यूक्लिडियन मैंने 3 पॉइंट्स लिए थे ना, तो यहाँ पे मैं एक पूरी स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। कंसिडर स्ट्रेट लाइन इन आर स्क्वायर पासिंग थ्रू पॉइंट पी in the direction of some vector a, then line L can be written as, ये मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है, लाइन की वेक्टर फॉर्म लिखी है मैंने, ठीक है। Consider straight line R square passing through point P in the direction of some vector a, then line L can be written as L is equal to P plus lambda times a, lambda belongs to real number. Let T be a transformation defined by T of x is equal to a x plus b। मेरे पास आ गया, ये मैंने जर्नल ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है ना b। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन जनरल किस फॉर्म में लिखी जाती है, ए एक्स प्लस बी में, जिसमें ये कौन सा मैट्रिक्स होता है हमारे पास, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और ये कौन सा होता है, कॉलम वेक्टर होता है हमारे पास, ये कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लाइन है, मैं क्या करने लगा हूँ, डोमेन में लाइन ले ली है, अब इस लाइन पे क्या अप्लाई करने लगा हूँ, टी। तो मैं प्रूव करूँगा कि ये रेंज के अंदर जा क्या रहेगी, लाइन ही रहेगी हमारे पास। नो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, देन इमेज ऑफ लाइन एल अंडर टी इज गिवन बाय, ये मेरे पास लाइन थी और मैंने इस लाइन के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया जी, टी अप्लाई कर दिया। अब टी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, टी के आगे जो भी चीज़ देंगे इसको ये उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करेगा और बी को उसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। आपको पता है ये मैट्रिक्स कौन सा होता है, ये 2x2 मैट्रिक्स होता है। अब ये क्या किया, टी के आगे ये मैंने डोमेन दी थी, तो सपोज करें ये क्या है, एक्स है, तो ए के साथ एक्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और प्लस क्या हो गया, बी। अब ये मैट्रिक्स ए पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए लैम्डा ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये बन गया ए पी
इस बी को मैं स्टार्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ए पी प्लस ए लैम्डा ए प्लस बी, इस बी को यहाँ से मैं इधर लेके आ रहा हूँ और इस चीज़ को मैं लास्ट में लेके चला गया हूँ। अब ज़रा गौर करें, ये क्या है, ए पी प्लस बी, इधर क्या था, ए एक्स प्लस बी, उधर क्या बनता था, टी एक्स, ए एक्स प्लस बी टी एक्स, ए पी प्लस बी क्या बनेगा, टी पी बन जाएगा, ठीक है। शेप देखे ना, जो चीज़ ए के साथ हो प्लस बी हो वो उधर टी के आगे आती है, जो चीज़ ए के साथ है बी ऐड हो रहा है तो वो टी के आगे आ जाएगी। अब ये लैम्डा तो नंबर था ना मेरे पास, लैम्डा बाहर चला गया, ये ए इंटू ए बन गया, ठीक है। अब ये ए इंटू ए जो चीज़ है ना, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पहले प्रूव करके बताया हुआ है कि ये 2x2 मैट्रिक्स हो और इसके साथ कौन सा वेक्टर हो, कॉलम, तो असल में इसका आंसर भी एक कॉलम वेक्टर ही आता है। यहाँ पर कोई नंबर होगा, यहाँ भी कोई नंबर होगा, ठीक है। ये हमने से पहले क्वेश्चन के अंदर किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अब ज़रा ये ध्यान से ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बननी क्या थी हमारे पास, ये क्या है, कॉलम वेक्टर है। लाइन की इक्वेशन ज़रा गौर से देखें ना, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ये क्या होता है, कॉलम वेक्टर, साथ क्या होता है, लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा, और ये पॉइंट है ना पी, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी कौन सी फॉर्म में होता है, ये भी कॉलम वेक्टर की फॉर्म में होता है। हम क्या लिखते होते हैं इसको, एक्स वाई लिखते होते हैं। ये बात बहुत ध्यान से ज़रा देखिएगा, लाइन की इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ क्या होती है, कॉलम वेक्टर प्लस लैम्डा, लैम्डा के साथ भी क्या होता है, कॉलम वेक्टर। इसका मतलब है लाइन को कैसे लिखा जाता है, लाइन के साथ यहाँ पर कॉलम वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स कॉलम वेक्टर। तो अब ज़रा गौर करें, इस चीज़ पे गौर करें, जिसको ये ए पी प्लस बी को, ए पी प्लस बी को, जिसको मैंने इस तरह करके लिख दिया है, क्या ए पी प्लस बी कॉलम वेक्टर बनता है, ये तो कॉलम वेक्टर है ना, लैम्डा के साथ कॉलम वेक्टर बन गया। अब ए इंटू पी, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये कॉलम वेक्टर है, तो जब 2x2 के साथ कॉलम वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो वो कॉलम वेक्टर बनता है। इसका मतलब ये कॉलम वेक्टर है। कॉलम वेक्टर में मुझे बताएं बी क्या था, बी भी कौन सा वेक्टर होता है, कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर में कॉलम वेक्टर ऐड करेंगे तो आंसर कौन सा वेक्टर बनेगा, कॉलम वेक्टर। इसका मतलब है जब पी पे टी अप्लाई होगा तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, कॉलम वेक्टर बनेगा हमारे पास। अब मुझे बताएं कि ये मेरे पास क्या था, लाइन थी, ये मेरे पास लाइन है, तो इस पे जब मैंने टी अप्लाई किया तो इसकी इमेज कैसे बनी है, कॉलम वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम कॉलम वेक्टर। तो ये क्या है, वैसी इमेज नहीं बन गई, कॉलम वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम कॉलम वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जब लाइन के ऊपर मैंने टी अप्लाई किया है तो इसकी जो इमेज बनी है वो भी असल में एक मेरे पास क्या बन गई है, लाइन बन गई है, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। अब ये पहली जो चीज़ होती है ये क्या होती है, पहली चीज़ वो होती है जो पॉइंट जहाँ से लाइन पास कर रही हो। अब ये पहली चीज़ क्या है, टी पी है मेरे पास, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टी पी। अब वहाँ पे पॉइंट पी था, जब इमेज अप्लाई की है तो पॉइंट क्या बन गया, टी पी बन गया है, एंड पैरेलल टू ए इंटू स्मॉल ए, ठीक है। वहाँ पर अब यूनिट वेक्टर कौन सा था, ए, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद यूनिट वेक्टर कौन सा बन गया है, कैपिटल ए इंटू ए बन गया है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि अगर मैं कोई लाइन लेता हूँ डोमेन के अंदर और उस पर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ तो रेंज में मेरे पास क्या बनेगी, लाइन। तो डोमेन में अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो रेंज में भी पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे मेरे पास। तो ये सारा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये जो लास्ट में मैंने स्टेप किया टी पी प्लस लैम्डा टाइम, ये इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है। असल में तो स्ट्रक्चर लाइन का ये होता है ना हमारे पास है। तो मैंने बता दिया कि जब मैं इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कॉलम वेक्टर बनेगा, ये भी इसमें जब ऐड करूँगा तो ये कॉलम वेक्टर बनेगा सारा, ये सारा कॉलम वेक्टर है। और ए इंटू ए ये भी हमारा क्या बनता है, कॉलम वेक्टर, जो हमारे पास लाइन की डेफिनेशन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म की। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन कोलिनियरिटी को क्या करती है, प्रिजर्व करती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास, फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का ट्रांसफॉर्मेशन जो या प्रिजर्व करने क्या मतलब है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले दो लाइनें आपस में पैरेलल थी तो ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करने के बाद भी वो दोनों लाइनें आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी हमारे पास, ठीक है।
तो ये अगर मैं L1 डैश क्या देता हूँ, ये L2 डैश है, तो मैंने प्रूव करना है कि L1 और L2 अगर पैरेलल, तो T अप्लाई करने के बाद ये लाइनें आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल। अब एक बात को ज़रा सुनिएगा ध्यान से कि अगर सपोज करें कि ये यूनिट वेक्टर कौन सा जा रहा है, A, तो इसका मतलब है ये लाइन L1 यूनिट वेक्टर A के पैरेलल है और L2 भी लाइन यूनिट वेक्टर के, मैं दोनों लाइनों को आपस में पैरेलल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लाइन 1 A के पैरेलल है, लाइन 2 भी किसके पैरेलल है, A के पैरेलल है। तो मैं कहूँगा अगर दोनों लाइनें A की यूनिट वेक्टर के पैरेलल होंगी तो वो लाइनें आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल। अब मैं जो इनकी इक्वेशंस लिख रहा हूँ ना, ज़रा उस बात को ज़रा ध्यान से देखिएगा। लाइन L1 पॉइंट P से पास कर रही है, लाइन L2 पॉइंट Q से पास कर रही है, दोनों सेम यूनिट वेक्टर के पैरेलल हैं। मतलब मैंने दो पैरेलल लाइन लिखनी है तो वेक्टर फॉर्म में पैरेलल लाइनें ऐसे लिखी जाती हैं कि उनके पॉइंट्स चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन जिस वेक्टर के वो पैरेलल होती हैं वो दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो जब दोनों एक ही वेक्टर के पैरेलल हैं तो दोनों लाइनें आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये मैंने लाइन L1 और L2 कौन सी फॉर्म में लिख दी है, वेक्टर फॉर्म में लिख दी है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या याद रखनी है, पीछे हमने ज़रा एक बात बड़ी ध्यान से देखी है कि अगर हमारे पास लाइन L है ना और इसकी इक्वेशन क्या है, P प्लस लैम्डा टाइम A, तो जब इस लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी ना तो P क्या बन जाएगा, T बन जाएगा, और लैम्डा टाइम A क्या बन जाएगा, A इंटू A बन जाएगा, ठीक है ना। ये डोमेन में भी लाइन होती है और रेंज में भी क्या होती है, लाइन, लेकिन लाइन की शेप ऐसी होती है, P T P में चेंज होता है, लैम्डा A लैम्डा कैपिटल A इंटू A में चेंज होता है। चलें जी, लेट T भी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला किस शेप का होता है, Tx इज इक्वल टू AX प्लस B आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, T लाइन L1 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने लगा हूँ जी। इस लाइन को ट्रांसफॉर्म करके मैं L1 डैश फाइंड करने लगा हूँ। तो कैसे फाइंड करूँगा जी, मेरे पास ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है, P से लैम्डा A, T P प्लस लैम्डा A, उसी तरह T के आगे जो चीज़ दें वो पहले A को उससे मल्टीप्लाई करता है, B को उसमें ऐड करता है, ये बन गया A P प्लस A लैम्डा A प्लस B बन गया, ठीक है। TL1 इज इक्वल टू A P, इस B को पहले लेके आ गया हूँ, लैम्डा इंटू A बन गया, A P प्लस B, A P प्लस B, अगर ये शेप चेक करें AX प्लस B TX, A P प्लस B T P बन जाएगा, और ये लैम्डा A इंटू A, दिस इम्प्लाइज, ये ज़रा देखिएगा। अब इसमें अगर मैं इस लाइन को कहूँ, इस लाइन को अगर मैं कहूँ कि ये कौन से वेक्टर के पैरेलल है, ये जो लाइन थी ये कौन से वेक्टर के पैरेलल होती है, जो लैम्डा के आगे लिखा होता है। अब मुझे बताएं TL1 कौन से वेक्टर के पैरेलल होगी, लैम्डा के आगे कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है, A इंटू स्मॉल a, T, ये जो L1 TL1 लाइन है, मतलब TL1 क्या मतलब है, L1 डैश, L1 डैश कौन से वेक्टर के पैरेलल है, कैपिटल A इंटू स्मॉल a के। ये तो वो पॉइंट होता है ना जहाँ से वो पास कर रही होती है लाइन, यहाँ पे लैम्डा के साथ आगे वो वेक्टर लिखा होता है जिसके ये लाइन पैरेलल होती है। दिस इम्प्लाइज TL1 विच इज बेसिकली L1 डैश इज पैरेलल टू वेक्टर A इंटू A। अब आएंगे TL2, L2 पे तरह ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो T इंटू Q प्लस लैम्डा A, उसी तरह सारा A Q प्लस लैम्डा A प्लस B, A डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, B को मैं स्टार्ट में लेके आ जाऊँगा, तो ये AQ प्लस B क्या बन जाएगा, TQ बन जाएगा लैम्डा। अब मुझे बताएं TL2, अगर मैं इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखूं, ये TL2 है और ये उसकी इक्वेशन है, तो दो चीज़ें होती हैं ना वेक्टर की इक्वेशन के अंदर, ये तो वो पॉइंट होता है जहाँ से लाइन पास कर रही होती है, और लैम्डा के आगे ये वो वेक्टर होता है जिसके ये लाइन क्या होती है, ये बेसिकली कौन सी लाइन है, L2 डैश। L2 डैश किसके पैरेलल है, A इंटू A के। अब मुझे बताएं डोमेन के अंदर मुझे कैसे पता चल रहा था दो लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक ही यूनिट वेक्टर के क्या थी, पैरेलल थी। मतलब लाइन की इक्वेशंस में लैम्डा के बाद वाला वेक्टर अगर सेम हो तो लाइनें पैरेलल होती हैं, इन शॉर्ट ये बात है। तो आप L1 डैश में चेक करें लैम्डा के बाद वाला वेक्टर कौन सा है, कैपिटल A इंटू A। L2 डैश में चेक करें लैम्डा के बाद वाला वेक्टर कौन सा है, A इंटू A। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज L1 डैश और L2 डैश भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी हमारे पास। तो ये जी सिंस TL1 इज इक्वल टू L1 डैश एंड TL2 इज इक्वल टू L2 डैश आर पैरेलल टू सेम वेक्टर A इंटू A,
So L1 dash and L2 dash are parallel to each other. So affine transformation preserves parallelism. पैरेललिज्म का मतलब है कि दो लाइनें डोमेन में पैरेलल होंगी तो रेंज में वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी जी। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जी, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व द रेशियोज ऑफ लेंथ्स अलोंग गिवन स्ट्रेट लाइन। इसको समझने के लिए पहले आपको इसमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, वो ध्यान से। ये हमारे पास एक चीज़ है, पहले ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं इसमें देखता हूँ फर्दर। सपोज करें जी मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास ABCD। इसके मैंने 3 सेगमेंट्स बना दिए हैं। एक सेगमेंट है मेरे पास A से लेके B तक, दूसरा सेगमेंट है B से लेके C तक, और तीसरा सेगमेंट है C से लेके D तक। अब ये सेगमेंट की लेंथ 3 है मेरे पास, इस सेगमेंट की लेंथ 5 है, और तीसरे सेगमेंट की लेंथ कितनी है मेरे पास, 2 है मेरे पास। नेक्स्ट बात क्या है कि अगर मैं रेशो फाइंड करूँ CD रेशो BC, सेगमेंट्स की रेशो फाइंड करूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा, 2/5। इसी तरह मैं BC रेशो AB फाइंड करूँ तो वो आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। तो ये होता है कि सेगमेंट्स की लेंथ की रेशो फाइंड करना, लाइन के सेगमेंट्स की लेंथ की रेशो फाइंड करना। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है मेरे पास, 10 है। अब इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, लाइन की लेंथ इंक्रीज हो गई है। अब टोटल लेंथ कितनी बन गई मेरे पास, पहले यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे कितनी बन गई है, 20 बन गई है, ठीक है। अच्छा अब जरा इस बात को समझें। अब आप अगर सेगमेंट्स को चेक करेंगे ना, सेगमेंट्स की लेंथ चेंज हो गई है। पहले लेंथ 3 थी, अब कितनी हो गई है, 6 है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ। B से C सपोज करें, सेगमेंट्स की लेंथ पहले 5 थी, अब कितनी हो गई है, 10 हो गई है। C से D सेगमेंट की जो लेंथ थी वो C-D- बन गया, वो कितनी हो गई। आप ज़रा एक बात पे गौर करें कि अप्लाई होने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन जितनी सेगमेंट्स की लेंथ थी, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने के बाद हर सेगमेंट की लेंथ एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई है, और ये भी लास्ट वाली 2 से मल्टीप्लाई हो गई है। 2 थी 4 होगी, 5 थी 10 होगी। अब अगर आप रेंज के अंदर सेगमेंट्स की लेंथ की रेशो फाइंड करेंगे ना, यहाँ पे क्या था, CD/BC। यहाँ पे अगर मैं फाइंड करूँ C-D-BC', तो यहाँ पे क्या है, 4/10। तो ये कैंसिल हो गया, वापस फिर कितना बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर डोमेन के अंदर आप BC/AB फाइंड करते थे, तो यहाँ पे B'-C'/A'-B' फाइंड करेंगे, तो ये 10/6, तो ये कितना बन जाएगा, 5/3। ये वापस वही बन जाना आपके पास, 5/3। बात समझिए आपने। तो ये मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई होती है ना, तो जो किसी लाइन के अलॉन्ग सेगमेंट्स की लेंथ की रेशो होती है ना, वो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होने देती। अब यहाँ से मैंने बात क्या सीखी। अब सपोज करें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल अपने सामने रखें जरा, आप ज़रा गौर करें। ये इमेज लें डोमेन की, और ये किसकी इमेज लें, रेंज की। अब इसमें हर सेगमेंट कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। 3 में कितना ऐड हो गया, 2, 5 बन गया। 5 में 2 ऐड हुआ है, 7 बन गया इसमें, ठीक है। कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, कांस्टेंट नंबर ऐड हो गया है। यहाँ पर क्या केस था, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐड होने से अब क्या हुआ है। अब जरा आप ये दूसरा और तीसरा था, इसकी रेशो कितनी बनी थी, 2/5। आप इधर रेशो फाइंड करें तो क्या बनेगी, 4/7 बनेगी। तो जो डोमेन के सेगमेंट्स की लेंथ की रेशो थी, वो रेंज में सेगमेंट्स के लेंथ की रेशो नहीं बनी। तो इसका मतलब है सेगमेंट्स की रेशो कब सेम रहती है, जब आप रेंज के अंदर, ये मेरे पास यहाँ पॉइंट B' से C' तक जो मेरे पास कहलाएगा ना, ये कहलाएगा लेंथ ऑफ सेगमेंट। और ये कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कि अगर लेंथ फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड की जाती है, C' में से B' को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। अगर आपने लाइन के 2 पॉइंट्स की लेंथ फाइंड करनी है तो अगले पॉइंट में से पिछले पॉइंट को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो बात हमने सीखी है कि सेगमेंट्स की लेंथ की रेशो तब प्रिजर्व रहेगी जब कोई भी सेगमेंट लेंगे तो वो कांस्टेंट रेंज के अंदर जाके कांस्टेंट नंबर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। शॉर्ट सा पॉइंट है।
कि रेंज के अंदर जब लेंथ फाइंड करें तो डोमेन की जो लेंथ है वो किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हम कहेंगे कि लेंथ क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रिजर्व हो जाएगी। अच्छा जी, लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट वेक्टर, जो हमारे पास पॉइंट होता है पी इन द डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर ए, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। देन लाइन एल कैन बी रिटन एज, वो जो मैं पुरानी डेफिनेशन वेक्टर की लिखता रहता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये मेरे पास डोमेन के अंदर एक लाइन बन गई है जो कौन से पॉइंट से पास कर रही है, टी पी, और किस वेक्टर के पैरेलल है, लैम्डा ए से, ठीक है। तो ये मैंने डोमेन के अंदर एक लाइन इस तरह से पोज कर ली है। अब मैंने वो पॉइंट क्या बताया था कि अगर मैं इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लेना चाहूँ, सपोज करें ये पॉइंट मेरा P1, ये मेरा पॉइंट मैं इसको क्या देता हूँ A कह दें और इस पॉइंट को B कह दें, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन के ऊपर पॉइंट्स फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि आप किसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसे लैम्डा की। तो लेट P, लाइन मेरे पास ये है P प्लस लैम्डा टाइम्स A, तो P प्लस लैम्डा 1A, P प्लस लैम्डा 2A भी 2 पॉइंट्स ऑन लाइन L। आप इस पॉइंट को बेशक A कह दें और इस पॉइंट को क्या कह दें, B कह दें। देन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, A से B तक अगर मैं लाइन की सेगमेंट फाइंड करूं, ठीक है, तो कैसे फाइंड करूंगा जी, ये जरा गौर से देखें। दोनों का डिफरेंस मालूम कर रहे हैं आप, दोनों का डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि दूसरे में से पहला माइनस करें, जाहिर सी बात है जो A से B लेंथ होनी है वही B से A लेंथ होनी है, तो आप बेशक A में से B को माइनस करें या B में से A को माइनस करें। ओके जी, P प्लस लैम्डा 1A माइनस P प्लस लैम्डा 2A, और ये मॉड ये शो कर रहा होता है कि हम यूजुअल मीट्रिक ले रहे होते हैं, ये डिस्टेंस हमारा बनता है ये वाला, ठीक है। तो जब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, डोमेन के अंदर 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस, मतलब हम सेगमेंट का क्या फाइंड करने जा रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। ओके जी, P माइनस P लैम्डा 1A लैम्डा 2A, जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ना तो P माइनस P कैंसिल हो जाएंगे और A इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाना, तो क्या बच जाना है, यहाँ पर इसको ये लैम्डा 1 कर लें और इसको आप लैम्डा 2 कर लें, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आगे वाली कैलकुलेशन से मैच करने के लिए मैंने इसको P प्लस लैम्डा 2A को P1 लैम्डा A में से, मतलब इसको इसमें से माइनस कर दिए, तो P माइनस P बन गया। तो ये इसमें से और इसमें से A कॉमन आएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बन जाएगा हमारे पास। तो P और P तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा A इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, दोनों का मॉड अलग अलग। अब आपको पता है कि ये तो कौन सा वेक्टर था मेरे पास, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर लेने से इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा 1, तो बाकी मेरे पास क्या बन गया, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इसका मतलब है डोमेन के अंदर अगर मैं लूँगा कोई सेगमेंट, उसकी लेंथ मेरे पास कितनी आ गई है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। जिस तरह मैंने वो लाइनें बनाई थी, मैंने बताया था ना कि डोमेन के अंदर सपोज करें सेगमेंट की लेंथ ये लें A B है, B C है मेरे पास, ये जिस तरह मैं अगर A B ले रहा हूँ तो इसकी सेगमेंट की लेंथ कितनी आ गई है। अब मैं इन दोनों लाइनों को ट्रांसफॉर्म करके इस पॉइंट को यहाँ पे लाने लगा हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पे लाने लगा हूँ, तो नई लेंथ कितनी बन जाएगी, A डैश B डैश। अगर तो A डैश B डैश पुरानी लेंथ हुई और किसी कांस्टेंट नंबर से क्या हो रही हुई, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है हर सेगमेंट इस कांस्टेंट के साथ क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। तो मैं कहूँगा फिर लेंथ हमारी क्या रहेगी, रेशियोज की जो हमारे पास लेंथ की जो रेशियो है वो क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। तो अब मैं असल में इस लाइन के 2 पॉइंट्स पे क्या अप्लाई करने लगा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने लगा हूँ इसमें। ओके जी, नो लेट T बी अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देन टी एल इज इक्वल टू, अब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मुझे पता है कि जब भी किसी लाइन पे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है तो वो क्या करती है, अगर उधर लाइन थी P प्लस लैम्डा A तो टी एल क्या बन जाएगा, टी पी प्लस लैम्डा कैपिटल A इंटू स्मॉल a बन जाएगा। ये पहले पीछे 2 पार्ट्स हमने किया है कि लाइन को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे बनेगी। अब ज़रा बात इसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा। सो इमेजेस ऑफ पॉइंट्स P प्लस लैम्डा 1A P प्लस लैम्डा 2A कैन बी डिटरमाइंड एज, अगर मैंने इस पॉइंट का इमेज फाइंड करना है किसके अंदर, T के अंदर, तो अगर पॉइंट P है तो उसका इमेज क्या बन जाएगा, TP, और लैम्डा 1 का इमेज क्या बन जाएगा, लैम्डा 1A का लैम्डा 1 कैपिटल A इंटू A।
क्योंकि मुझे पता है कि लाइन के किसी भी पॉइंट पे जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाएगी ना, तो वो ये सीक्वेंस फॉलो करेगी कि पॉइंट पी पे टी अप्लाई कर देगी और लैम्डा जो होगा उसके साथ अगर स्मॉल ए था तो कैपिटल ए इंटू ए आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब टी अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पी की जगह पे टी पी आ जाएगा, लैम्डा टू ए की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा टू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। ठीक है, लाइन के हर पॉइंट पे यही सीक्वेंस फॉलो होगा। अब ये मेरे पास क्या है, ये लाइन नहीं है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट है और ये भी क्या है, पॉइंट है। अब मुझे कैसे पता चला ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने लैम्डा की स्पेसिफिक वैल्यूज ली हुई हैं। यहाँ पे तो लैम्डा जनरल था ना मेरे पास, लैम्डा जब जनरल नंबर यूज किया जाए, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, तो वो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये लैम्डा वन और लैम्डा टू स्पेसिफिक नंबर हैं, तो ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज मिला के किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। जब कोई लैम्डा स्पेसिफिक रखेंगे आपको याद है पीछे जो हमने इसमें किया, ये वाला डोमेन के अंदर जब हमने लाइन ली है तो मैंने क्या नाम लिया था, इन दोनों को मैंने क्या नाम दिया था, B2 पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं। तो लैम्डा की वैल्यू स्पेसिफिक करने से वो सारी वैल्यू जो पहले लाइन होती है वो क्या बन जाती है, पॉइंट बन जाती है। ओके जी, अब मैंने इन दो पॉइंट्स का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ठीक है, ओके जी। अब उसी तरह आप करें इसमें माइनस, ये लैम्डा टू वाला रख दें पहले, ये लैम्डा वन वाला पॉइंट रख दें। ये पॉइंट है रेंज का दूसरा पॉइंट माइनस रेंज का पहला पॉइंट। ठीक है, ये बन गया मेरे पास टी पी में से टी पी माइनस होगा, इन दोनों में से कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए कॉमन आ जाएगा मेरे पास। ये लैम्डा टू कर लें, इसको लैम्डा वन कर लें, ये लैम्डा टू कर लें, ये लैम्डा वन कर लें, यहाँ भी लैम्डा टू कर लें और ये लैम्डा वन कर लें। ठीक है, ये लैम्डा वन ये लैम्डा टू हो गया, इसमें देख लीजिएगा इसको। तो रेंज के दो नंबरों को माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास आया क्या है, बेसिकली सारी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास ये फाइनल आंसर आया है। तो आप गौर करें कि ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो रेंज वाली लेंथ है, डोमेन वाली लेंथ है, सॉरी। अगर बोलते हैं ना डोमेन में कितनी लेंथ आएगी हमारे पास, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन का मॉड। अब बाकी रहेगी ये चीज़ कि ये क्या चीज़ है, तो ये कॉलम वेक्टर है। आपको पता है जब 2 क्रॉस 2 के साथ ए मल्टीप्लाई हो तो इसका आंसर हमेशा क्या बनता है, कॉलम वेक्टर। और कॉलम वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा एक क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। कॉलम वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट। तो ये मैंने किया क्या है कि रेंज के अंदर दो पॉइंट्स का डिफरेंस फाइंड किया, मतलब रेंज के अंदर सेगमेंट की क्या फाइंड की है, लेंथ। तो वो डोमेन के सेगमेंट वाली लेंथ आई है और साथ कांस्टेंट नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, विच शोज दैट लाइन सेगमेंट इज स्ट्रेच्ड। जब नंबर मल्टीप्लाई, आपको पता है ना 3 से क्या बन गया था, 6 बन गया था। विच शोज दैट लाइन सेगमेंट इज स्ट्रेच्ड बाय फैक्टर a इंटू ए। इतना फैक्टर पिछले सेगमेंट की लेंथ के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई अंडर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन एंड पॉइंट्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो यहाँ पर मैंने पॉइंट कौन कौन से लिए हुए थे, लैम्डा वन लैम्डा टू, अगर तो ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ये पॉइंट्स पे डिपेंड करता, तो इसका मतलब है ए से बी पे और लेंथ स्ट्रेच होनी थी, बी से सी पे और लेंथ स्ट्रेच होनी थी, सी से डी पे और लेंथ स्ट्रेच होनी थी। अब ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ये पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ए से बी भी उतनी स्ट्रेचिंग होगी, बी से बी भी इतना फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, बी से सी, सी से डी भी इतना ही फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल में देखा हुआ है कि जब सारे सेगमेंट्स की लेंथ को आप एक ही फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो डोमेन के अंदर लेंथ की रेशोज बनती है वही किसके अंदर बनती है, रेंज के अंदर लेंथ की रेशोज बनती है। तो ये इनफैक्ट हमने क्या प्रूव कर दिया इसमें, ये डोमेन की लेंथ आई थी लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, तो रेंज की लेंथ हमारे पास लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन के फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसमें क्या हमारे पास बन गया, सो and this factor does not depend on end points of the line segment on line L, so every segment will be stretched by the same factor। हर फैक्टर सेम, जो हर सेगमेंट है वो सेम फैक्टर के साथ क्या होगा, स्ट्रेच होगा। thus the ratio between the length of line segments will be preserved under the affine transformation। जब हर फैक्टर की लेंथ सेम बढ़ेगी तो आप बेशक उधर रेशो फाइंड करें बेशक इधर रेशो फाइंड करें, दोनों की क्या रहेगी हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी। तो ये अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज थी हमारे पास।